जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत में लाख डाट पाठ पढ़ाऊंगी। पेज नंबर 65, ओपन दिस पेज नंबर एंड लाख डाट चैप्टर ओपन करिए बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको जिसमें जोखू भगत और बेचैन चौधरी के बारे में एक कहानी सुनाई थी, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के अत्यंत विरोधी और पेज नंबर 65 पर लाख डाट पाठ पढ़ाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि दो पक्के दुश्मनों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंदिता की कहानी का वर्णन किया गया है। बच्चों, इस कहानी में जोखू भगत और बेचैन चौधरी दोनों इतनी टक्कर दुश्मनी थी दोनों में कि वे दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करते थे और आपस में हर छोटी बड़ी बात पर झगड़ा करते थे। और इस झगड़े में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया था। एक खेत के अलावा उनके पास कुछ भी न रह गया था और इन दोनों की दुश्मनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ये दोनों दो पक्ष को मानने वाले हो गए थे। एक सनातन धर्मी हो गया था और दूसरा आर्य समाज को मानने वाला था। और उस गांव के जितने भी लोग रहने वाले थे बच्चों, वे सब भी दो पक्ष में अलग अलग बट गए थे। यहाँ तक कि स्त्रियाँ और बालक भी दो भाग में बट गए थे। और बच्चों, एक बात मैंने यह भी बताई थी कि जब भी जिस दुकान से वो चौधरी अगर सामान खरीदते थे तो उस दुकान को जो भगत जी थे वह उस दुकान को देखना भी पसंद नहीं करते थे। फिर गांव में एक आंदोलन छिड़ा था, है ना। और उस आंदोलन में आगे क्या क्या हुआ ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आइए बच्चों, आज मैं के आगे शुरू करती हूँ। जोखू भगत और बेचैन चौधरी दोनों, एक राजभक्ति का मानने वाला था और एक स्वराज्य को मानने वाला था। और फिर बच्चों, इन दोनों में गांव में अपना अपना गुट बना लिया और दोनों आपस में बट गए थे। तो यहाँ पर आप देखिए आगे, भाइयों, भगत जी ने राजभक्ति का उपदेश देने लगे और कहने लगे, भाइयों, राजा का काम राज करना और प्रजा का काम उनकी आज्ञा का पालन करना है। जोखू भगत और बेचैन चौधरी दोनों राजभक्ति और स्वराज्यवादी हो गए थे और उन्होंने अपनी अपनी जनता को अलग अलग रूप में उपदेश देना शुरू कर दिया था। अब बच्चों, आगे मैं पढ़ती हूँ। एक शंका यानी जनता के बीच में से किसी ने एक शंका जाहिर की और कहा, राजा को भी तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरी शंका, हमारे राजा के नाम के हैं, असली राजा तो विलायत के बनिए महाजन हैं। तीसरी शंका, बनिए धन कमाना जानते हैं, राजा राज क्या जाने। तो भगत जी क्या कहते हैं, लोग तुम्हें शिक्षा देते हैं, अदालतों में जाओ, पंचायतों में मुकदमे ले जाओ, लेकिन ऐसे पंच कहाँ हैं जो सच्चा न्याय करे, दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। यहाँ मुख देखी बातें होंगी, जिनका कुछ दबाव है उनकी जीत होगी, जिनका कुछ दबाव नहीं है वे बेचारे मारे जाएंगे। अदालतों में सब कार्रवाई कानून पर होती है, वहाँ छोटे बड़े सब बराबर हैं, शेख बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बच्चों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि पंचायत में क्या होता है, सभी के साथ एक समान न्याय नहीं होता है, लेकिन अदालत में सभी को एक समान न्याय दिया जाता है। अब आगे देखिए, दूसरी शंका कहती है, अदालतों का न्याय कहने ही की हो है, जिसके पास बने हुए गवाह और दांव पेच खेलते हुए वकील होते हैं उसी की जीत होती है। झूठे सच्चे की परख कौन करता है, हाँ, हैरानी अलबत्ता होती है। मतलब बच्चों, अदालत में क्या होता है, जिसके पास अच्छा वकील होता है, पैसा होता है, उसी का जीत होता है। और उसी के पास झूठे गवाह, सच्चे सभी प्रकार के गवाह भी होते हैं, और जिसके पास ये सब नहीं होता है वह हार ही जाता है। तो भगत जी कहते हैं, कहा जाता है कि विदेशी चीज़ों का व्यवहार मत करो, यह गरीबों के साथ घोर अन्याय है। हमको बाज़ार में जो चीज़ सस्ती और अच्छी मिले वही लेनी चाहिए, चाहे स्वदेशी हो या विदेशी। हमारा पैसा सेत में यानी मुफ्त में नहीं आता, उसे रद्दी भद्दी स्वदेशी चीज़ों पर फेंकें। तब फिर इस बात पर एक शंका होती है लोग जनता में, कहते हैं, अपने देश में तो रहता है, दूसरे के हाथों में तो नहीं जाता। दूसरी शंका क्या कहती है,
अपने घर में अच्छा खाना न मिले तो क्या विजातियों के घर का अच्छा भोजन खाने लगेंगे? तो भगत जी कहते हैं, लोग कहते हैं लड़कों को सरकारी मदरसों में मत भेजो, सरकारी मदरसे में न पढ़ते तो आज हमारे भाई बड़ी बड़ी नौकरियां कैसे पाते, बड़े बड़े कारखाने कैसे बना लेते। बिना नई विद्या पढ़े सब संसार में निभा नहीं हो सकता। पुरानी विद्या पढ़कर पत्र देखने और कथा वाचने के सिवाय और क्या आता है। राजकाज क्या पट्टी पोथी बाँचने वाले लोग करेंगे। मतलब बच्चों, अगर हम विदेशी चीज़ों को नहीं अपनाएंगे तो हम कैसे बड़ा आदमी बनेंगे। उनका कहने का मतलब ये था कि हम कैसे बड़ी नौकरियां पाएंगे और कैसे बड़े बड़े कारखाने खोलेंगे। तो फिर जनता में से एक शंका उत्पन्न होती है और वह कहता है, हमें राजकाज न चाहिए, हम अपनी खेती बाड़ी में मगन हैं, किसी के गुलाम तो नहीं हैं। दूसरी शंका कहती है, जो विद्या समझ में ना आए उसे मूर्ख ही अच्छा। नहीं, यही नई विद्या पढ़कर लोग सूट बूट घड़ी छड़ी और हैट कैट लगाने लगते हैं और अपने शौक के पीछे देश का धन विदेशियों की जेब में भरते हैं। ये देश के द्रोही हैं। फिर भगत जी सबकी शंका को दूर करते हुए कहते हैं, गांजा शराब की ओर आजकल लोगों की कड़ी निगाह है। नशा बुरी लत है, इसे सब जानते हैं। सरकार को नशे की दुकानों से करोड़ों रुपए साल की आमदनी होती है। अगर दुकानों में न जाने से लोगों की लत छूट जाए तो बड़ी अच्छी बात है। वह दुकान पर न जाएगा तो चोरी छिपे किसी न किसी तरह दूने चौगने दाम देकर सजा काटने का तैयार होकर अपनी लत पूरी करेगा। तो ऐसा काम क्यों करो कि सरकार का नुकसान अलग हो और गरीब रैयत का नुकसान अलग हो। फिर किसी किसी को नशा खाने से फ़ायदा होता है। मैं भी एक दिन अफीम न खाऊं तो गांठों में दर्द होने लगे, दम उखड़ जाए और सर्दी पकड़ ले। बच्चों, यहाँ पे भगत जी का कहना था कि अगर नशा कर रहा है कोई तो वह उतना बुरा नहीं है। अगर हम शराब की दुकानें बंद करवा देंगे तो वह कहीं ना कहीं से, जिसको लत हो जाती है, वह कहीं ना कहीं से अपनी लत को पूरी करने के लिए गलत ढंग से उस नशे को अपना लेता ही लेता है। तो इसीलिए जो सही तरीका है, यानी दुकान अगर खुली रहे तो इससे सरकार को भी फ़ायदा होगा और जिनको बहुत लत लगी है या फिर जिनको नहीं रहा जा रहा है वो भी अब इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। तभी एक आवाज़ आती है, शराब पीने से बदन में फुर्ती आ जाती है। तो दूसरी शंका कहती है, सरकार अधर्म से रुपया कमाती है, उसे यह उचित नहीं। अधर्मी के राज में रहकर प्रजा का कल्याण कैसे हो सकता है। तो दूसरी शंका कहती है, पहले दारू पिलाकर पागल बना दिया, लत पड़ी तो पैसे की चाट हुई। इतनी मजूरी किसको मिलती है कि रोटी कपड़ा भी चले और दारू शराब भी उड़े। या तो बाल बच्चों को भूखो मारो या चोरी करो, जुआ खेलो, बेईमानी करो। शराब की दुकान क्या है, हमारी गुलामी का अड्डा है। बच्चों, भगत जी के इस बात से सभी लोग सहमत नहीं थे और वे लोग उनके बात का विरोध करते हैं। फिर आगे, चौधरी के उपदेश सुनने के लिए जनता टूटती थी, लोगों को खड़े होने की जगह न मिलती थी। दिनों दिन चौधरी का मान बढ़ने लगा। अब यह भगत जी के उपदेश से लोग उतने उनके पक्ष में नहीं हुए, लेकिन चौधरी जी ने जो उपदेश दिया था स्वराज्यवादी का, उससे बहुत लोग प्रभावित हुए और उनकी भाषण को सुनकर लोग और ज़्यादा उनकी भाषण को सुनने के लिए भी और ज़्यादा टूटने लगे। वहाँ पे नित्य पंचायतों की राष्ट्रोन्नति की चर्चा रहती। जनता को इन बातों में बड़ा आनंद और उत्साह होता था। उनके राजनीतिक ज्ञान की वृद्धि होती थी। वह बड़ा गौरव और महत्व समझने लगे। उन्हें अपनी सत्ता का अनुभव होने लगा। निरंकुशता और अन्याय पर जब उनकी त्योरियां चढ़ने लगी तो उन्हें स्वतंत्रता का स्वाद मिला। घर की रुई, घर का सूद, घर का कपड़ा, घर का भोजन, घर की अदालत, न पुलिस का भय, न अमला की खुशामद, सुख और शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। कितनों ने ही नशेबाजी छोड़ दी और सद्भावों की एक लहर सी दौड़ने लगी। बच्चों, चौधरी के उपदेश से लोगों के में अच्छी आदतों का बढ़ोतरी होने लगी और लोग नशा तक छोड़ने लगे। लेकिन भगत जी इतने भाग्यशाली न थे। जनता को दिनों दिन उनके उपदेशों में अरुचि होने लगी। कोई भी उनके उपदेश को पसंद नहीं करता था। बहुधा उनके श्रोताओं में पटवारी, चौकीदार, मुदर्रिस और इन्हीं कर्मचारियों के मित्रों के अतिरिक्त और कोई भी न होता था। मतलब ज़्यादा गांव के अधिकतर लोग चौधरी जी के ही उपदेश को सुनने के लिए भागते थे, न कि भगत जी के।
कभी कभी बड़े हाकिम भी आ निकलते और भगत जी के आंसू पोंछ जाते, लेकिन क्षण भर का सम्मान आठों पहर के अपमान की बराबरी कैसे करता। जिधर निकल जाते उधर की उंगलियां उठने लगती। लोग कहता खुशामिरी टट्टू है, कोई कहता खुफिया पुलिस का भेदी है। इस तरह से बच्चों भगत जी में और इनके में चौधरी जी में प्रतिद्वंदिता की लड़ाई जो थी वह और दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। फिर संध्या का एक दिन क्या हुआ, संध्या का समय था। चौधरी के द्वार पर एक बड़ी सभा हो रही थी। आसपास के गांवों के किसान भी आ गए। हजारों आदमियों की भीड़ थी। चौधरी उन्हें स्वराज्य विषयक उपदेश दे रहे थे और बार बार भारत माता की जय जयकार की ध्वनि उठती थी। एक और स्त्रियों का जमाव था, तो चौधरी उन्हें अपना उपदेश समाप्त किया और अपनी जगह पर बैठे। और फिर क्या हुआ, स्वयं सेवकों ने स्वराज्य फंड के लिए चंदा जमा करना शुरू किया। इतने में भगत जी न जाने किधर से लपके हुए और श्रोताओं के सामने खड़े होकर उच्च स्वर में बोले, भाइयों, मुझे यहाँ देखकर अचरज मत करो। मैं स्वराज्य का विरोधी नहीं हूँ। ऐसा पतित कौन प्राणी होगा जो स्वराज्य का निंदक हो, लेकिन उसको प्राप्त करने का वह उपाय नहीं है जो चौधरी ने बताया और जिस पर तुम लोग लट्टू हो रहे हो। यहाँ पर बच्चों देखो, अब चौधरी भगत जी को लगा कि चौधरी का प्रभाव बहुत अधिक लोगों पे पड़ रहा है, तो अब यहाँ भगत जी भी चौधरी के उस उपदेश यानी जहाँ पे वो भाषण दे रहे थे वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ की जनता को बोलने लगते हैं। वे कहते हैं, जब आपस में फूट और झगड़ा है तो पंचायतों से क्या होगा। जब विलासिता का भूत सिर पर सवार हो, नशा कैसे छूटेगा। मदिरा की दुकान का बहिष्कार कैसे होगा। सिगरेट, साबुन, मोजे, बनियान, अदीब, तजेब से कैसे पिन छूटेगा। सब रौब और हुकूमत की लालसा बनी हुई थी, तो सरकारी मदरसे कैसे छोड़ेंगे। विधर्मी शिक्षा की बेड़ी से कैसे मुक्त होंगे। स्वराज्य लेने का केवल एक ही उपाय है, आत्मसंयम। यही महाऔषधि तुम्हारे समस्त रोगों को समूल नष्ट करेगी। आत्मा को बलवान बनाओ, इंद्रियों को साधो, मन को वश में करो। तुम में मातृभाव पैदा होगा, तभी वैमनस्य मिटेगा, तभी ईर्ष्या और द्वेष का नाश होगा, तभी लोग भोग विलास में मन हटेगा और नशेबाजी का दमन होगा। यहाँ पर देखो बच्चों, अब भगत जी भी चौधरी के बातों से सहमत थे और उन्होंने किस प्रकार हमें आत्मबल से कैसे हमें यह मिलेगा, आत्मसंयम से कैसे हम अपने स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं, यह सब भी अपने उपदेशों में देने लगे। आत्मबल से बिना स्वराज्य कभी उपलब्ध न होगा। स्वयं सेवा सब पापों का मूल है, यही तुम्हें अदालतों में ले जाएगा। बच्चों, यहाँ भगत जी अपने भाषण में कहते हैं कि 40 साल से अफीम का वह सेवन करते हैं और आज मैं वह अफीम और रक्त का समझता हूँ। मतलब बच्चों, आज से मैं यानी जो भगत जी हैं वह अफीम को गऊ का रक्त समझते हैं और चौधरी से मेरी 3 पीढ़ियों से अदावत है, यानी उनसे लड़ाई है और आज से चौधरी मेरे भाई हैं। यहाँ पर देखो, भगत जी और चौधरी दोनों में क्या हो जाती है, एकता हो जाती है और उन्हें लगता है कि स्वराज्य ही सबसे बड़ा अधिकार है और वह सभी को मिलना चाहिए। फिर वो कहते हैं, आज से मुझे या मेरे घर में किसी भी प्राणी को घर में कते सूत से बुने हुए कपड़े के सिवाय कुछ पहनते देखा तो मुझे जो दंड चाहो वो दो। बस मुझे यही कहना है, परमात्मा हम सबकी इच्छा पूरी करे। यह कहकर भगत जी घर की ओर चले और चौधरी दौड़कर उनके गले से लिपट गए। 3 पुश्तों की अदावत एक क्षण में समाप्त हो गई। मतलब बच्चों, 3 पीढ़ियों से जो लड़ाई चल रही थी वह आज समाप्त हो गई। उस दिन से चौधरी और भगत साथ साथ स्वराज्य का उपदेश करने लगे। उनमें गाढ़ी मित्रता हो गई और यह निश्चय करना कठिन था कि दोनों में जनता किसका अधिक सम्मान करती है। प्रतिद्वंदिता वह चिंगारी थी जिसने दोनों पुरुषों में हृदय दीपक को प्रकाशित कर दिया। बच्चों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि 2 प्रतिद्वंदी ही आपस में इतना अपनी अपनी बातों को रखने के लिए इतने ज़्यादा उतावले हो गए थे कि इसी उतावलेपन के कारण ही दोनों के में जो वैमनस्य था, झगड़ा था, वह आज समाप्त हो गया और उनके हृदय का जो दीपक था वह प्रज्वलित हो गया। समझ गए बच्चों? थैंक यू।